नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता दिन भर काम। गोपाल जी। जी गोपाल जी। अरे आप ये मुझे खेतों में, बगीचों में, पेड़ों में क्यों घुमा रहे हैं? गोपाल जी, जब कल मैं ढाबे पे खाना खा रहा था ना, तो मुझे एक ख्याल आया। क्या? कि ये हमें खाना खिला कौन रहा है? अरे वो वेटर खिला रहा होगा, और कौन खिला रहा है? वेटर कहाँ से ला रहा है खाना? वेटर किचन से ला रहा होगा। किचन में कहाँ से आ रहा है? किचन में? अरे राशन की दुकान से आपने लिया नहीं क्या कभी राशन? वहाँ पर भी तो कहीं से आ ही रहा होगा ना खाना। हाँ, वहाँ पे वो मंडी से आता है। आप गए नहीं क्या कभी? मंडी में मिलता है ना सस्ता। और मंडी में कहाँ से आता है? मंडी में आता है खेतों से। हाँ, तो खेतों में जब पैदा हो रहा है खाना, तो फिर हमारा अन्नदाता तो किसान हुआ ना। हाँ, किसान हमें खिला रहा है। सही कहा गोपाल जी आपने। इसका मतलब किसान तो बहुत बड़ा हीरो है। बहुत बड़ा नहीं, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा हीरो वही हुआ। अरे जो हमें खाना खिला रहा है वही तो है हमारे देश की शान, किसान। और इसीलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है देश की शान किसान। और हफ्ते दर हफ्ते हम आपको मिलाएंगे ऐसे किसानों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि वो हमारे लिए एक मिसाल बन चुके हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। और दिखाएंगे खेती से जुड़े खेलों का ऐसा दिलचस्प मुकाबला जिसमें थोड़ा खेल होगा, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ी सीख होगी। और इसी मुकाबले के जरिए हम चुनेंगे अलग अलग इलाकों के बेहतरीन किसान। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसानों से जो हैं देश की शान किसान।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। और स्वागत है आपका हमारे इस खेती के अड्डे पर। इस अड्डे की शुरुआत तो आज एकदम रंगारंग हो गई। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, आपको पता है इस कला को, इस विधा को क्या कहते हैं? आप ही बताइए। देखिए, जैसे हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत में जागरण या जगराता प्रचलित है, वैसे ही महाराष्ट्र की लोक कला है ये गोंधड़। और इतना सुंदर ये कार्यक्रम पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सही कहा आपने। सही कहा ना मैंने? ये क्या है? अरे, इशारों की भाषा नहीं समझते आप? समझता हूँ। तो फिर ये बताइए ये क्या है? ये है कि आपके 2 नाखून बढ़ गए हैं, हाथ गंदे हैं, धोए नहीं आपने। अरे आप मजाक कर रहे हैं गोपाल जी। अच्छा हुआ आप शिवाजी महाराज के समय में पैदा नहीं हुए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अरे गुरपाल जी। जी गोपाल जी। ये इशारों की भाषा का शिवाजी महाराज से क्या संबंध है? अरे आपको नहीं मालूम, शिवाजी महाराज के समय में एक गुप्त भाषा का प्रयोग किया जाता था। ओ, सीक्रेट लैंग्वेज। अब फर्ज कीजिए वहां से शत्रु की सेना आ गई। हाँ। आपका एक आदमी गया और वहीं दूर इशारे से उसने सब कुछ बता दिया अपनी सेना को। ये होता था उस समय। ऐसे कैसे? आप कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप गप मार रहे हैं ना? अच्छा, अरे सांझ को आज क्या, एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। शिवाजी महाराज के समय में जो इस गुप्त भाषा का प्रयोग करते थे, उसके वंशज आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ करके दिखाएं। क्यों राहुल जी? राहुल जी इधर आइए, इनको दिखा देते हैं आज। आइए। तो गोपाल जी, आप इनके कान में जो भी बताएंगे वो इशारों में अपनी टीम को समझा देंगे। आजमाइए जरा। अच्छा, हाँ, बताओ, कोई भी बताओ। देश का किसान और देश की शान से बहुत बढ़िया। गोंधळी गोंधळी आम्ही आंब्याची गोंधळी, गोंधळी गोंधळी गे आम्ही आंब्याची गोंधळी। एक आयु दे गोंधळी गोंधळी। मेरी शादी कब होगी रे? मैं गोंधळी गोंधळी गे आम्ही आंब्याची गोंधळी, गोंधळी गोंधळी गे आम्ही आंब्याची गोंधळी। एक मिनट। अरे मैंने पूछा था कि मेरी शादी कब होगी, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। अरे जवाब थोड़ी देंगे गोपाल जी, ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये एक विज्ञान है और ये एक कला है, ये गुप्त भाषा है जिसका प्रदर्शन इन्होंने हमारे सामने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। मैं जो भी बोलूंगा आप इशारे की भाषा में बोल सकते हैं? जी हाँ, अब तो मैं सीख गया हूँ। चलिए, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द ही लौट कर आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। क्यों गोपाल जी? जी गुरपाल जी, जहां हम लेकर आए हैं खेती से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और मनोरंजक प्रतियोगिता। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा देश की शान किसान। हमारे किसान भाइयों के सामने बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं जो इन्होंने बोने हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसके लिए औजार हमने उल्टे सीधे कर दिए हैं। देखते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है देश की शान किसान। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के बारामती जिले में और हम मिलेंगे दो ऐसे भाइयों से जो हैं हमारे देश की शान। जी हाँ, भीमराव गावड़े जी और सोमनाथ गावड़े जी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों बने ये दो भाई हमारे देश की शान, और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं इनके गांव गावड़ेवाड़ी। साधारण दिखने वाले इस छोटे से खेत में कुछ तो बात है कि हर साल हजारों लोग खेती का पाठ सीखने यहाँ आते हैं, पर साथ ही साथ लोग सीख जाते हैं एकता और भाईचारे का अनोखा पाठ कि उंगलियां अलग अलग हों तो कमजोर हैं, लेकिन एक हो जाएं तो मुट्ठी। इसी मंत्र को सोमनाथ और भीमराव ने अपने जीवन में भी उतारा और कृषि में भी, और जो नतीजा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारी सारी दुनिया न देखो आसमां, हम से रोशन दुनिया न देखो आसमां। इन दोनों भाइयों का बचपन घनघोर गरीबी में गुजरा। हम लोगों को दूसरे के खेत में जाके काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करने के बाद में हम लोगों को 10-11 रुपया एक दिन का मिलता था। तो हम लोग बचपन से ये सब चीज़ें देखते थे, तो हम लोगों को सोचते थे कि यार हम लोग भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके हम इतना मेहनत और इतना सब देखना नहीं पड़ेगा। आसमान में देख सितारे, हम काहे को हाथ पसारे। इस नामुमकिन सपने को सच करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के साथ के। हम लोगों को थोड़ा सा जरूरत लगा कि हम एक जर्सी गाय खरीदें, तो हमारे पास कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपया कम पड़ रहा था। तो हमने जितने माँ के जितने गहने थे बेच के हम 1 महीने तक मतलब बिना सब्जी के और ये सब ऐसे ही चलाया। तो जितना पैसा बचा सकते हैं वो बचा के हमने 3,500 का एक जर्सी गाय लिया। उसको इतना हमने दिल से उसको चारा खिलाया और इतना दिल से उसको पाला। हमारा जो देने वाला था उसने बोला था कि 15 लीटर तक ये गाय दूध दे देगी, लेकिन हमारे पास आके उसने 25-30 लीटर तक उसने गाय में दूध दिया। जैसे उसका दूध आया तो हम लोगों के पास कुछ पैसा आया, तो हमने फिर आगे दूसरी गाय लिया। आसमान में देख सितारे, हम काहे को हाथ पसारे। एक बूंद पसीने की बिजली के लट्टू सारे। उनके पास जगह की कमी थी, लेकिन थोड़े में भी बहुत कुछ पा सकने का उनका हुनर खेती में भी बहुत काम आया। 1 एकड़ जमीन था इधर। पैसा जैसे जैसे आता गया तो हमने पूरे ज़मीन का पहले लेवलिंग कर दिया। इस जगह पे हमने एक कुआं खोदा, उसकी वजह से हमारा पानी का पूरा समस्या ख़त्म हो गया। गाय को थोड़ा छोटा शेड था, तो वो शेड बड़ा कर दिया हम लोगों ने इस जगह पे। उसके साथ साथ हमने मुर्गियाँ भी साथ में पाला। बायोगैस का शुरू कर दिया इधर। गर्मी के समय में पानी का बहुत कमी महसूस होता था। इस जगह पे हमने एक डैम बना दिया है। बेहतर दिन धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन पूरा परिवार सिर्फ एक ही व्यवसाय पर निर्भर न हो जाए, इसलिए सोमनाथ जी ने नौकरी करने का फैसला किया। दोनों भाई दूर हो गए, पर जुदा नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें तो एक ही थीं। इस तरह परिवार की जरूरतें परिवार के लोगों ने समझी और खुद ही पूरी भी कर ली। यही था वो आत्मनिर्भरता का सूत्र जिसे उन्होंने कृषि में भी अपनाया। फसल का वो हिस्सा जो इस्तेमाल में नहीं आता गाय का चारा बन जाता है, और गाय का गोबर मुर्गियों की खुराक। मुर्गियां गोबर को खाद बनाने में मदद करती हैं, और खाद फिर से फसलों में डाल दी जाती है। कृषि के इस प्रकार को इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इस आज के टाइम में हमारे पास छोटी बड़ी मिला के 50 जानवर आराम से हम अपना घर के आद में ही पूरा देखते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद भी आज ये परिवार उतनी ही साधारण जिंदगी जीता है। अगर कुछ असाधारण है तो उनके कर्म। आज पूरा परिवार एक साथ है, अपनी जमीन पर, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, आत्मनिर्भर। हमारी सारी दुनिया न देखो आसमां, न देखो आसमां। वाह, कमाल है। इतनी छोटी सी शुरुआत और कहां तक पहुंच गए। इसका मतलब कि अगर थोड़ी सी तकनीक की जानकारी हो और अगर आपका संकल्प दृढ़ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ,
तो आइए स्वागत करते हैं अपने इस खेती के अड्डे पर हमारे आज के मेहमान किसान श्री सोमनाथ बाला साहेब गावड़े जी का। सोमनाथ जी, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि एकात्म खेती करते हैं वो क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को और बाकी देश के किसान भाइयों को बताइए। जैसे हम खेती करते हैं तो सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अगर हम एक ही खेती करते हैं तो उसमें अगर हम नुकसान हो गया तो अगर दूसरा उसके पीछे पीछे हम उसके साथ रिलेटेड दूसरा चीज़ करते हैं तो अगर एक में नुकसान हुआ तो दूसरे में हमें फ़ायदा हो सकता है। ये सोच के हमने हर चीज़ एक दूसरे के साथ जोड़ के किया है और काफ़ी सारा फायदा हुआ है। कभी कभी हमें अच्छा फायदा मिलता है, अगर एक आध चीज़ में हमें नुकसान भी हो जाता है तो दूसरी चीज़ हमें वो नुकसान भरपाई कर देता है। अच्छा, क्या इससे आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है कि हर एक चीज़ आपको वहीं मिल जाती है? हाँ, जरूर। कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट आता है और हमें खुशी होती है कि सभी एक साथ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो क्या बाकी लोग भी आपसे सीखने आते हैं? कुछ लोग, बहुत सारे लोग आए, अभी तक हमारे पास में 50 से 60 हज़ार तक लोग आके देख के गए और बहुत खुशी हुआ हम लोगों को भी और उनको भी कि हमने एक छोटे से शून्य से हमने शुरुआत किया और उनको बहुत सीधे से देखते ही पता चलता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं उसको। तो आप उनके लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। वो तो हम तो नहीं मानते, लेकिन उनको लगता है ऐसे और हम लोगों को खुशी होता है कि हाँ एक किसान को अगर हम कुछ गाइड करके उनको अच्छी चीज़ समझा सकते हैं, क्योंकि हम उस स्टेज से गुजरे तो हम लोगों को किसी ने बताया तब हम लोग यहाँ तक आए। तो हम भी ये कोशिश रहता है कि अगर हम अरे साथ और कुछ किसान जुड़ जाए और उनको हमारे से फायदा हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई। तो जो नई नई टेक्निक है, नई नई पद्धतियां हैं, उनको अपनाते हैं हम लोग। हमें बहुत अच्छा लगा सोमनाथ जी देखकर वीडियो कि आप अपने भाई भीमराव जी के साथ मिलकर जो आप अपने आप मेहनत करते हैं खेत पे, वो देख के हम सभी को प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर पधारने के लिए। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हमारी खेती के अड्डे पर एक और मेहमान होते हैं। ये कृषि के कोई विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं। उनसे बहुत सारी ज्ञान की बातें भी होती हैं, बहुत सारे चर्चे होते हैं और फिर वो बन जाते हैं हमारे मुकाबले के दूसरे जज। तो आइए जानते हैं हमारे दूसरे मेहमान के बारे में, देखते हैं उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती देश की अग्रिम कृषि संबंधित संस्थाओं में से एक है। यह संस्था किसानों को खेती करने के नए तथा कारगर तरीकों से अवगत कराती है। पशुपालन खेती का एक अभिन्न अंग है। कृषि विकास केंद्र बारामती पशुपालन के लिए जागरूकता तथा इनमें आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए हमेशा किसानों के साथ है। डॉक्टर RS जाधव यहाँ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वेटनरी साइंस के पद पर कार्यरत है, जो कि किसानों को पशुपालन के सरल तथा लाभदायक तरीकों से अवगत कराते हैं। वो लोगों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती नए दौर की खेती के लिए नए तरीकों के साथ साथ पशुपालन के विकासशील तथा प्रमाणित तरीकों के प्रति जागरूकता फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस राउंड के विजेता कौन है? जजेज एक बार खेत का मुआयना कर लें। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में, जिसका नाम है देश की शान किसान। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ है डॉक्टर रतन सुखदेव जाधव, जो 22 साल से केवीके के साथ जुड़े हुए हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जाधव।
डॉक्टर जाधव, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने आपके बारे में छोटा सा वीडियो तो देखा, आप इतनी लंबी इनिंग्स रही आपकी 22 साल की केवीके में, ये कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा और बताइए कि कितने सारे चीजें यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र एक भारत सरकार में पूरे टोटल मिला के 642 कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक होता है, जैसा बारामती का कृषि विज्ञान केंद्र है, बारामती के लिए है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हमारा जो जुरिडिक्शन है वो 7 तहसील का है, जहाँ 7 तहसील में हम काम करते हैं, फार्मर से जुड़े रहते हैं। इसमें एक होता है कि प्रात्यक्षिक बता देते हैं कि जो खुद खेत में प्रात्यक्षिक बता देना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है टेक्नोलॉजी का, उसके बाद उसके बारे में ट्रेनिंग देना है फार्मर को। और तीसरा है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत ही है तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिफाइनमेंट बोलते हैं, कि थोड़ा सा उसमें अल्टरेशन डाल के वो जो भी टेक्नोलॉजी में दिक्कत ही है उसको सॉल्व कर देते हैं हमारे लेवल के ऊपर, और उसको बोलते हैं हम रिफाइनमेंट। तो ये 3 मैंडेट्स है बेसिक केवीके के, उसके हिसाब से हम काम करते हैं फार्मर के लिए। इसमें 7 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के, जिसमें मैं पशु विज्ञान के बारे में विषय विशेषज्ञ पशु संवर्धन हूँ, पशु विज्ञान, और दूसरा है हॉर्टिकल्चर के लिए होता है, एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, एक प्लांट प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक सॉइल साइंस के लिए होता है, और तो एक होम साइंस भी होता है डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग होता है। जो भी ये एरिया की ज़रूरत है उसके हिसाब से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो काम करते हैं, और फार्मर को जो भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है जो ICAR ने डेवलप की है, यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है, या बहुत सारे रिसर्च स्टेशन ने डेवलप की है, वो टेक्नोलॉजी हम फार्मर के फील्ड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसा ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इसमें बहुत सारे पशु भी हो गए, मुर्गियाँ भी होगी, बकरी भी होगी, उसमें वर्मी कंपोज भी किया जाएगा, और खेत में जो गन्ना होगा, गन्ने का वो जो ड्राई ल्यूज है या उसको पाचड़ बोलते हैं, वो पाचड़ भी ला के डेयरी में यूटिलाइज हो जाएगा, उसे खाद निकलेगा जो मैन्योर बोलते हैं, कंपोस्ट, वो कंपोस्ट खेती में जाएगा और खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा। अभी खेती के लिए तो पानी का बहुत इम्पोर्टेंस है जी, तो पानी को स्टोर करना चाहिए। पूरा अभी ड्रॉट है, पानी बहुत कम है, हमारे एरिया में तो 500 मिलीमीटर का बारिश होता है, तो इतने कम पानी में तो हम खेती नहीं कर पाते। तो जब बारिश का पानी होता है तो पानी को स्टोर कर देते हैं वाटर स्टोरेज टैंक में, और वो भी हमने टेक्निक उनको बता दी, 2003 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो पानी को स्टोर करते हैं, ये बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है कि वाटर स्टोरेज टैंक बोल के, उसमें प्लास्टिक का आच्छादन होता है और वो उसमें पानी स्टोर कर देते हैं, और वो पानी को फिर खेत में यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी पानी को ऐसा ही अगर यूटिलाइज करेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए हमने ठिबक सिंचन को इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी ये भी जो फार्मर है वो ठिबक सिंचन यूज करते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, तो उसे 50% पानी की बचत हो जाएगी। बहुत सारी बातें और करनी है, आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो गुरपाल जी, गोपाल जी, मेरे ख्याल से जज आ चुके हैं, तो प्रतियोगियों को भी बुला ही लिया जाए। बिल्कुल बुला लिया जाए। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे 4 चुनिंदा प्रतियोगी। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? हाँ? पता नहीं। रत्नागिरी, केरला, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, पंजाब में, पंजाब हरियाणा में गेहूँ होता है ज़्यादा। आलू सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? आलू हिंदुस्तान में गेहूँ हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब। आलू उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा आलू खेती उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सबसे ज्यादा संतरा की खेती कहाँ होती है? वो नहीं पता है। हमारे यहाँ भी होती है। जम्मू एंड कश्मीर। उत्पादन जलगांव, बॉम्बे, मुंबई में होता है। नागपुर, सॉरी नागपुर।
संतरा नागपुर महाराष्ट्र में। अंगूर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से है? अंगूर महाराष्ट्र में। कोकण अंगूर नहीं पता। महाराष्ट्र। अंगूर उत्तर प्रदेश नासिक में। और इस तरह किसानों की एक लंबी फहरिस्त से गुजरकर हम चुनते हैं हफ्ते के 4 किसान प्रतियोगी। मुबारक हो, आप चुन लिए गए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश जगन्नाथ जगताप है। मेरा नाम पांडुरंग मारुतराव वाबड़े। मेरा नाम है सुनील पोपट नलावड़े। मेरा नाम संतोष कदम है। मैं इधर जलगांव केपी में रहता हूँ। मैं इधर बारामती तालुके में मुरुटी करके एक मेरा छोटा सा गांव है। रहने वाला बारामती का हूँ मैं। जलगांव केपी तालुका बारामती जिला पुणे महाराष्ट्र से। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं संतोष कदम जी को। संतोष जी, संतोष जी थोड़ा बताएंगे, हमने वीडियो में देखा ये हाइड्रोफोनिक्स क्या चीज़ है जो आप करते हैं? हाइड्रोफोनिक्स एक्चुअली गाय का चारा ही है, मतलब एज अ सप्लीमेंट्री फूड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। हाइड्रोफोनिक्स की प्रोसेस ऐसी है, पहले हम मक्का लेते हैं, मतलब जो कॉर्न की बीज रहते हैं, उसको हम पानी में सोखते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में सोखने के बाद उसको पानी से निकाल के गोनी में, मतलब गोनी में पैक कर देते हैं। उसको पैक करने के बाद 24 घंटे पैक करने के बाद उसको फर्मेंटेशन होता है, मतलब जो उसका कोम निकल के आते हैं, उसके कोम निकलने के बाद एक ट्रे सिस्टम रहता है और उसके ऊपर फॉगर सिस्टम बिठाते हैं। फॉगर सिस्टम से ऐसा होता है कि उसको ऑटो टाइमर रहता है, हर 2 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली चालू होता है, ऑटोमेटिकली बंद होता है, अपने आप सब पानी उसको मिलता है। और ये हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी सिस्टम है उसमें आपको मिट्टी बिल्कुल नहीं लगती, सिर्फ पानी के ज़रिए ये ग्रो होता है। और ये गाय के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इससे गाय का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। तो गाय को टेस्टी भी लगता है? हाँ, टेस्टी रहता है और गाय पूरा खा जाती है उसको, छोड़ती नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम बुलाते हैं नीलेश जगताप जी को। नीलेश जी, तो नीलेश जी ये बताइए कि आप अपनी जो भी खेती कर रहे हैं उसमें आप क्या नई टेक्निक या नई पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है, हमारा जो हम जिधर रहते हैं वो पूरा सूखा एरिया रहता है, बारिश बहुत कम रहती है। तो अब हमने ऐसा सोचा है कि नया कुछ करते हैं, तो हमने शेड नेट में नया कुछ करके कुकुम्बर या कैप्सिकम जैसे पिक लेने वाले हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, मुझे ये समझ नहीं आया शेड नेट के बारे में जादव जी बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी। तो शेडिंग नेट एक शेडिंग नेट होता है जिसमें 50% 75% वाला शेडिंग नेट होता है। हाँ। तो शेडिंग नेट में क्या है कि हम जो भी लाइट इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं 50% 75%, ताकि जो पानी का इवापोरेशन होता है वो कम हो जाता है, पानी की बचत हो जाएगी। और जो क्लाइमेट होना है, जो कलर्ड कैप्सिकम है या आपको कुकुम्बर लेना है, तो उसमें ऐसा है कि 5 गुंटे का अगर 5 आर का एरिया है, 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो उसमें हम 4 से 5 टन तक का 10 महीने में क्रॉप ले सकते हैं। अरे वाह। अगर हम 1 एकड़ में सोचेंगे तो 4-5 टन नहीं आएगा, लेकिन ये खाली 5 गुंटा में 5 आर में वो 5 टन, 4 से लेके 5 टन तक हमारा वो कलर कैप्सिकम प्रोडक्शन आता है। तो इसीलिए जो इनके पास अभी 10 एकड़ खेती है लेकिन उसको पानी नहीं है, बहुत थोड़ा पानी है, तो उतने थोड़े पानी में थोड़ा सा खेती करके ज़्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। गोपाल जी। जी गुरपाल जी, थोड़ा बहुत तो समझ आया आपको? जी जी जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने तीसरे प्रतियोगी को, श्री सुनील नलावड़े जी। तो सुनील जी, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएं। हम खेती करते हैं, उसके साथ साथ में डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय है। कुल 40 जानवर है मेरे पास, और उसमें डेयरी फार्मिंग में अभी हमारा सूखा वाला इलाका है, बारिश कम रहती है बहुत, इसलिए हम अभी डेयरी फार्मिंग में कुछ तो ऐसा नया करने का सोच रहे हैं। उसमें टॉक्सिन फ्री दूध बनाने का, हम जिसको दूध देते हैं ना, उसका 600 गाय का टॉक्सिन फ्री का गोटा है,
उसको साफ़ सुथरा और बिगर केमिकल वाला दूध रहता है वो। इसके लिए लूज हाउसिंग मांगता है गाय को। गाय सब कुछ तनाव बिनाव में नहीं रहना मांगता है, फ्री रहना मांगता है। उसमें आदमी का काम भी कम होता है। 70% जानवर का कष्ट कम होता है आदमी को। और खुला छोड़ने से, बांधने का नहीं, पूरा 24 घंटा खुला छोड़ने का। खाली मिल्क निकालने के लिए उस लेके जाने का एक जगह पे। तो सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आप बैठिए। गुरपाल जी। जी गोपाल जी, तो बुला लिया जाए, चौथे प्रतियोगी को बुला लिया जाए। तो हमारे आज के चौथे प्रतियोगी हैं श्री पांडुरंग वावले जी। नमस्कार पांडुरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप साइलेज वो जो चारा है उसके बारे में मुझे थोड़ा और बताइए, दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, वो क्या चीज़ है? ग्रीष्म के दिन यानी कि मार्च के बाद हरा चारा हमारे गांव में नहीं मिलता था, तो सूखा ही चारा डालना पड़ता था। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन और डॉक्टर जादव जी ने मुझे बताया कि आप साइलेज कर सकते हैं, और अगर आपने साइलेज किया तो गाय को हरा चारा मिलेगा, और वो 1.5 महीने से 1.5 साल तक आप कब भी गाय को खिला सकते हैं। वाह पांडुरंग जी वाह, ये तो कमाल की चीज़ है। बिल्कुल, मतलब आप गाय को कभी भी ताज़ा ताज़ा खाना खिलाओ। तो बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत स्वागत। अब आप अपने स्थान पर जाइए। थोड़ी सी दीजिए मोहलत, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा। वो कौन सी चीज है जो खरीदने पर काली है, जलाने पर लाल और फेंकने पर सफेद? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। और हम शुरू करते हैं अपना आज के खेती के अड्डे का मुकाबला। हमारे किसान भाइयों के सामने बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं जो इन्होंने बोने हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसके लिए औजार हमने उल्टे सीधे कर दिए हैं। असली खेती में ये वाले औजार नहीं होते, लेकिन देखते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं। जैसे ही आपका बोना खत्म हो जाए आप हमें बता दें, हम आपका समय उस समय नोट करेंगे। तो ये हैं आपके औजार, और ये रहे आपके पौधे, और ये आपके खेत हैं हर एक के। तो बुला लिया जाए। बिल्कुल। तो हमारे पहले प्रतियोगी हैं संतोष कदम जी। संतोष जी आइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। बहुत तेजी से क्या लगा दी? ये आपका खेत है, किसी और के खेत में मत लगाइए। ये क्या है? लहसुन। बहुत बढ़िया, अरे वाह। ये औजार क्या है जिससे आप लगा रहे हैं? अरे मुझसे बात कीजिए। ये कौन सा पौधा है? जजेस देख रहे हैं कौन कौन सा है? मिर्ची लगा दिया, लगा दी। मिर्ची लग गई है मुझे। ये देखिए देखिए, आप दौड़ भाग में ये मत भूल जाइएगा कि अच्छे से लगाना है। हाँ, और ये कोई छोटा सा पौधा बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं। संतोष जी ये गिर गया है। संतोष जी आपका 1 मिनट लगभग पूरा हो चुका है। देखिए गिर गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक कर सकते हैं आप, यानी ठीक करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए लगभग इनका खेत भर गया है। कितना समय बचा है अभी? अभी 1 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। ये इनका खेत यही है, आपको अपने ही खेत में लगाना है जो लगाना है। तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपने एक पौधा गिरा दिया है, ये भी ध्यान रखना है। लगाओ, लगाओ। मेरे ख्याल से गन्ना है जो इन्होंने लगाया है। गन्ना लगा दिया है, लेकिन 2 मिनट पूरे हो चुके हैं आपके। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए बहुत सलीके से, सिर्फ
जगह का भी ध्यान देना है। खेत भर जाए तो रुक सकते हैं आप। अभी और कुछ लग सकता है आपके खेत में? पॉपू बजा दिया जाए। इनके लिए तालियां। संतोष जी के लिए तालियां। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं, अगले प्रतियोगी हैं नीलेश जगताप जी। नीलेश जी आइए, आपका समय शुरू होता है। आप कौन सा? पहले गन्ना ले लिया, बहुत बढ़िया। नीलेश जी इससे ट्राई कीजिए ना, इससे। ये क्या कहते हैं आप? इससे अच्छे से नहीं होगा। देखिए ऐसे। ये क्या दिखा रहे हैं आप गोपाल जी? इससे मुझे लग रहा है इससे अच्छे से होगा खुदाई। इससे होता क्या है वैसे? इससे तो पेज कसते हैं वैसे। इसको कस के लगा दीजिए आप ऐसे। नहीं? ओहो, नीलेश जी मेरी एक भी बात नहीं मान रहे। देखिए ये नीलेश जी, मैं आपके लिए दूसरा बिल्कुल बेहतरीन औजार लाया हूं। देखिए इससे बहुत बढ़िया होगा। देख रहे हैं आप? अच्छा ये तो ले लीजिए कम से कम। आराम से लगा रहे हैं। देखिए बहुत समझदार किसान है। ये देखिए, इससे तो खुदाई भी हो सकती है। देखिए ऐसे। और ये कुछ। नीलेश जी आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है। नीलेश जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखिए काट कूट के लगा रहे हैं। इसकी सब्जी बना लेते हैं आप। गोपाल जी। जी गोपाल जी। इसकी सब्जी खाई है आपने कभी? अभी तक तो नहीं खाई, आप बनाए दीजिए। नहीं, मैंने भी नहीं खाई। और अब देखिए इन्होंने छिपा हुआ पौधा निकाला है। एक, दो, तीन। नीलेश जी और भी कुछ लगा रहे हैं? और भी लगा रहे हैं, और भी लगा रहे हैं। आपका खेत जब भर जाए आप बता दीजिएगा। पूरा हो गया? हो गया, हो गया। 1:45। 1:45। तालियां। 1 मिनट और 45 सेकंड लिए हैं नीलेश जी ने। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं। क्यों गुरपाल जी? हमारे अगले प्रतियोगी आ रहे हैं सुनील जी। सुनील जी आइए। आपका समय शुरू हो रहा है। आप देखो, और ये देखिए बिल्कुल नई टेक्निक। अब ये दूं आपको, ये ले लीजिए। और ये 2 लाइन बना दिए इन्होंने। मुझे लग रहा आप लेंगे ये। इससे कीजिए, इससे कस जाएगा ना। गोपाल जी आप बहुत तंग कर रहे हैं उनको। अरे इससे अच्छा ये ले लीजिए। ये तो बहुत स्पीड से लगा रहे हैं और बहुत सही लगा रहे हैं। देखिए सुनील जी, ये वाला पौधा सो गया है मुझे लग रहा। देखिए दूसरे नंबर का, उसको उठा दीजिए जरा सा। मैंने सुना गाना गाने से पौधे अच्छी तरह से खिलते हैं। मैं गाऊं आपके पौधों के लिए कुछ? हाँ, देखिए एक अच्छे किसान की तरह बिल्कुल मेरी बात सुन नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, बहुत अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि लाख कोशिश के बावजूद आप उन्हें तंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपने एक कठिनाई तो औजारों की दी है, एक कठिनाई मैं हूं किसानों के सामने। हाँ ये लगाइए, ये अच्छा लगता है मुझे। और कुछ लगाना चाहेंगे आप? और कुछ लगाना चाहेंगे? अभी और बहुत सारे पौधे बचे। 1 मिनट 30 सेकंड है। हो गया? हो गया। 33। 1 मिनट और 33 सेकंड में 1 मिनट 33 सेकंड में एक बार जोरदार तालियां। 3 प्रतियोगी अपना हुनर दिखा चुके हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है। और अब हमारे चौथे प्रतियोगी आ रहे हैं। पांडुरंगी जी आइए। आपका समय शुरू हो रहा है भोंपू के बाद, यानी कि आप। पांडुरंग जी ने भी ओ ये बिल्कुल नई टेक्निक लेके आए। मुझे लगता है ये ना इससे पांडुरंग जी इसके बाद ये नहीं। अरे यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ये भी तो यूज होगा। जो इनकी नहीं सुनेगा वही जीतेगा। अरे ये आप ले लीजिए। बिल्कुल सुनिए। देखिए इससे ना खेत मजबूत होता है। ऐसे ऐसे पीटे खेत को।
और ये तीसरा पौधा ले लिया है, लगा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। पांडुरंग जी देखिए, ये किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ये ले लीजिए आप, ये बहुत सही है। देखिए औजार हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप पांडुरंग जी को बहुत तंग कर रहे हैं गोपाल जी। पांडुरंग जी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, नहीं तो ये जीत जाते अभी तक। और पांडुरंग जी का पौधा नंबर 2 सो चुका है। वाह पांडुरंग जी देखिए, लेट रहा है ये भी हल्के हल्के। अब मैं सोच रहा हूँ आपके पौधों को एक एक तकिया भी दे देता हूँ। हैं, सो रहे हैं ऐसे। आइए आइए। कितना वक्त बचा है? 1 मिनट 20 सेकंड हुए हैं। टोकरी के नीचे देखिए, यहाँ तो नहीं है कुछ। गोपाल जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए ये भी सो रहा है आधा। आप इनको ठीक से भी लगा सकते हैं, अभी समय है आपके पास। हो गया? हो गया। 1 मिनट 40 सेकंड। एक बार जोरदार तालियां। मुकाबला बहुत कड़ा होता जा रहा है, देखते हैं कौन अपने को साबित करता है बेहतरीन किसान। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो में, जिसका नाम है देश की शान किसान। और अब हम चाहते हैं कि जजेज एक बार खेत का मुआयना कर लें। मेरे ख्याल से जजेस ने अपना फैसला तय कर लिया है, तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि इस राउंड के विजेता कौन है। जो मार्केट में अभी जो वैल्यू है उसके हिसाब से उन्होंने ऑर्डर में चुना है कि प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने पहले ऑर्डर में प्याज को चुना है और प्याज को अच्छी तरीके से लगाया है। दूसरा है मिर्च है, वो भी लगा दिया है, जो इंटरक्रॉप बोल के आ सकता है। तीसरा बैंगन है, उसको भी लगा दिया है। और चौथा शुगर केन है, शुगर केन कैश क्रॉप है, उनको भी लगा दिया और सही ऑर्डर में लगा दिया उन्होंने, अच्छी तरीके से लगा दिया। तो मेरे ख्याल से तो संतोष कदम जी विनर है। इस राउंड के विनर है संतोष कदम जी। तालियां, क्या बात है। गन्ना जो है 1 साल तक रहता है, तो उसमें जो गन्ना बड़ा होने तक जो कम समय का फसल है वो निकल जाता है, तो वो उसमें जैसे गन्ना बढ़ने से पहले वो फसल 3 महीने का है, वो 1 साल का है, तो वो बड़ा होने से पहले वो फसल निकल जाता है, तो वो पहले हम लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो उसको अगली मेहनत या उसको खाद डालने के लिए वो पैसा हमें काम आ जाता है। वो एक ऑर्डर में देखते हुए इनका सही लगा है। तो ये एकात्म खेती के हिसाब से भी सोमनाथ जी ये कुछ ऐसी होती है कि जैसे मूंगफली उन्होंने उसके पालक हो गया, मूंगफली हो गया, प्याज हो गया, तो गन्ने के खेत में आराम से निकल के फिर उसका जो कुछ नीचे मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं गन्ने को। अच्छा। या बाजार में कम रेट है प्याज को, तो कोई आदमी उसको गन्ने के खेत में सीधा उसको अंदर ही दबा देता है, तो उसको फायदा हो जाता है गन्ने। अगर मार्केट नहीं मिलने से भी वो उसको खाद बोल के डाल सकते हैं। तो आप हमें ये भी बताएंगे कि बाकी के खेतों में क्या गलत हुआ आपके हिसाब से? बाकी के खेतों में क्या है कि एक तो जो पौधा है वो खड़ा रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए जी। अच्छी तरीके से उसको प्रेस करना चाहिए जी, ताकि रूट जोन को एयर नहीं लगना चाहिए। अगर रूट जोन को एयर लग जाएगा तो वो पौधा मर जाएगा जी। और तीसरा बात है कि सही ऑर्डर में लगाना चाहिए, जिसका भी अभी मार्केट प्राइसेस देख के अपने पास पानी कितना है वो देख के उस ऑर्डर में लगना चाहिए। और इसी में कई पौधे ऐसे हैं कि उसको सोइंग जो है
बीज से की जाती है, पौधे से नहीं की जाती है। तो वो लोगों ने नहीं लगाना चाहिए था। जिसमें ग्राउंडनट है वो बीज से होता है, लेकिन 2-3 ने ग्राउंडनट प्लांट भी लगा दिए हैं। और दूसरा ये है कि ढेंचा बोल के एक सब्जी है और सेपू का एक सब्जी है, उसको भी सीड से लगाते हैं। तो 1-2-3 सब्जी ऐसी है कि उन्होंने जो सीड से बोइंग करना चाहिए वो नहीं लगाना चाहिए था। जो एकात्मिक खेती होती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वो ऐसे तो नहीं की जाती। ये तो खेल था, लेकिन इसके ज़रिए हम कुछ चीज़ें सीखना चाहेंगे। अगर आप बताएं कि कौन से ऐसे कुछ पौधे भी होते हैं जो एक साथ नहीं लगाए जाते? हाँ, इसमें जैसे ये आलू है, आलू अगर हम किसी खेत में लगाएंगे तो पूरा खेत में वो बढ़ने नहीं देगा किसी को, क्योंकि वो उसके जड़ें और उसका जो वो अलग ही अकेले ही लगता है वो चीज़, और वो इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि बाकी जो फसल है उसको आने नहीं देगा वो चीज़। और जो सब्जी वाले बैंगन वगैरह है उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, उसका जब तक वो उसके बीच में अगर साथ में नहीं ले सकते उसको, उसके साथ में जैसे धनिया वगैरह उसके साथ आ सकता है, क्योंकि धनिया जो है 40-45 दिन तक आप बाज़ार में दे सकते हैं, तब तक बैंगन छोटा ही रहता है, जब तक उससे पहले बैंगन और धनिया के साथ चल सकता है। इस तरह से होता है। तो कौन सी चीज़ एक साथ उगानी है? ये भी शुगर केन के साथ हम ओनियन ले सकते हैं। ओनियन ले सकते हैं, जैसे मिर्च या बैंगन नहीं ले सकते। मेथी वगैरह ले सकते हैं, मेथी इस तरह से ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप है, 45 दिन का है या 60 डेज 90 डेज का क्रॉप है, वो ले सकते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा फार्मर को कि कौन सा क्रॉप कितनी जगह ले रहा है, कितना पानी ले रहा है और कितने इसको मिल रही है। तो इस तरह की खेती में किसान केवल एक ही फसल पे निर्भर नहीं रहता है। और दूसरी बात, जैसे बीच में दूसरा फसल है तो बाकी घास नहीं उगता है उसमें, उसको जगह नहीं मिलती, तो अगर उसको हम निकालते समय वो भी साथ साफ हो जाता है, घास घूस सब थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह के और भी तकनीक होंगे, जैसे आपने अगर गाय रखी तो उसका गोबर भी इस्तेमाल आप कर लेते हैं। किसान ये सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है और मैं उसका किस तरह से अपना फायदा करके मतलब एक चीज का अधिक से अधिक फायदा कैसे और ज़्यादा खर्चा करने से बजाय अपने पास जो है उसमें कैसे मैं कर सकता हूँ, इस तरह से सोचना है। मेरा पर्सनल ये तो है कि जितना हो सके कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल जाए हम लोगों को पैसा, वो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि किसान हमेशा मतलब ज़्यादा कर्जा लेके फिर उसको बाद में बुरे हाल में आ जाता है। इसलिए कम से कम और कम, जैसे जो नेचुरल चीज़ है उसको, जैसे गन्ने का है, गन्ने का पत्ता है, वो सभी आदमी पहले जला देते थे उसको, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। उसका एक तो उसका कुट्टी करके उसमें बिछा देना चाहिए बीच में, तो उससे क्या है उसका जो बाष्पीभवन कम होता है, उसमें बाकी घास घूस नहीं उगता, बीच में नहीं आएगा उसमें ये नहीं आएगा। उसके बाद उसका खाद बोल के भी ये हो जाता है, खाद भी मिल जाता है उसको, कुछ दिन बाद वो मिट्टी हो जाती है उससे, तो वो जमीन को उसका पालाश जैसा खाद मिल जाता है उसको। ये फायदा है उससे। मतलब जितना आत्मनिर्भर होए उतना अच्छा। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो चलिए, हमारा खेल बहुत ही मजेदार मोड़ पर आ चुका है, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन कल हम ये खेल यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ, और साथ मिलकर देखेंगे देश की शान किसान। आपका समय शुरू होता है अब। आपको एक एक करके सब्जी निकालनी है और उस टोकरी में डालनी है। समय आ गया है ये जानने के लिए कि इस कड़ी के विजेता कौन है।